कहते हैं विज्ञान और किसान ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। चीज़ें लैब से फील्ड तक जाती हैं और फील्ड से लैब तक भी आती हैं। इस सफ़र में मैं आपको लेकर आया हूँ चिकमंगलूर जिले के मुडिगेरे में। कर्नाटक में चिकमंगलूर का मुदगेरी, यहाँ के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर को हमने स्मार्ट खेती के पड़ाव के तौर पर चुना। हमें ये बताया गया था कि यहाँ के छात्र कई इनोवेशन कर उससे कमाई भी कर रहे हैं। वो फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए ट्राइकोडर्मा बना रहे हैं, तो फलों से फ्रूट वाइन और कटहल के बीज से आटा और उसी आटे से बिस्किट। कोई टीम खेत में काम कर रही है तो कोई किसानों के लिए नई पौध तैयार कर रही है। सबसे पहले हम उस लैब में गए जहां किसानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एग्रो साइंस के ये छात्र ट्राइकोडर्मा तैयार कर रहे थे। ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन प्रशिक्षण के बाद किसान भी इसे कर सकते हैं। मगर कैसे, आइए देखते हैं। अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो ये ट्राइकोडर्मा है जिसे हर जागरूक किसान जानता है, परंतु विज्ञान इस ट्राइकोडर्मा को किस तरह से कलेक्ट करता है, किस तरह से इसको यहाँ तक लेकर आता है, विज्ञान की जो ये जर्नी है, जो यात्रा है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप है कि हमें ट्राइकोडर्मा प्रोडक्शन के लिए मिट्टी को कलेक्ट करना पड़ता है किसी भी प्लांट से, जैसे कोकोनट, कॉफ़ी, कुछ भी हुआ। उससे कलेक्ट करने के बाद उसको हम जैसे 200 ग्राम सॉइल कलेक्ट किए तो उसको ड्राई करना होता है। ड्राई करने के बाद उसमें से अनवांटेड पार्टिकल जैसे कुछ बड़े पत्थर कुछ हुए तो उसको दूर हटाना होता है। फिर उसके बाद 15 ग्राम सॉइल को उसमें मेज़र करके वाटर में डाइल्यूट करना होता है। उसको तब तक डाइल्यूट करना है जब तक कि उसका कंसंट्रेशन कम ना होता जाए, क्योंकि बिगिनिंग में बैक्टीरिया ये सब प्रेजेंट होते हैं, उनको हटाने के लिए हमें डाइल्यूशन करना होता है। उसके बाद ऐसा मीडिया प्रिपेयर करने के बाद उसको ट्राइकोडर्मा को इनोकुलेट करना होता है इसमें, जिससे उसके बाद वो ग्रोथ होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है? तो हमें इनोकुलेट कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। हमारे पास हमें सबसे पहले फंगस का एक फूड प्रिपेयर करना होता है, जिसे हम लोग पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार बोलते हैं। उस अगार के लिए हमें 39 ग्राम ऑफ पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार और 5 ग्राम हमें अगार एक और पाउडर आता है, वो हम लोग को डाल के उसको 1 लीटर पानी में हमने उसे बॉईल करके उसको कंडेंस करने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग ऐसे खाली पेट्री प्लेट्स को लेके उनमें हम पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगार जो है इसको हम लोग लिक्विड थोड़ी मात्रा में हमें यहाँ में से डालते हैं, और जो भी हमें फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने कहा हम लगभग 10 अलग अलग पेड़ों के रूट जोन से हम लोग कलेक्ट करते हैं मिट्टी। उन 10 को हम लोग 70 अलग अलग पेट्री प्लेट्स में हम लोग इनोकुलेट करते हैं। उनमें से हमें जिसमें मिला था वो था अरेका नट, सुपारी के पौधे में हमें मिला था। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही मिलेंगे, तो अब उन 2 या 3 को हम लोग को मास मल्टीप्लाई करना होता है। उन 2 या 3 में से हम क्या करते हैं, कॉर्क कट करके हम लोग उसको फिर से पोटैटो डेक्स्ट्रोज डाल के उसके ऊपर इनोकुलेट करते हैं, जिससे कि उसका ग्रोथ अच्छा हो जाता है। थर्ड स्टेप है इनोकुलेशन और पीडीबी प्रिपरेशन। पीडीबी मतलब पोटैटो डेक्स्ट्रोज ब्रॉथ है और इस फंगस का ये फूड है। हाउ डू वी प्रिपेयर पीडीबी इज़ 1 लीटर पानी में 200 ग्राम पील्ड पोटैटो को बॉईल करके 1 लीटर में डाल के उसका उसमें 20 ग्राम डेक्स्ट्रोज डाल के हम उसका फिल्ट्रेट जो है वो निकाल देते हैं। और इस जैसे कॉनिकल फ्लास्क में, इस फ्लास्क में हम 1.5 लीटर वो ब्रॉथ डाल के जो भी हमें सब कल्चर में मिले हैं विल पुट दिस इनटू दिस एंड दिस विल मेक अ मास मल्टीप्लिकेशन। इसी का फोर्थ स्टेप क्या होता है जानते हैं? कंटामिनेशन को हम बाइफर्केट करना है। उसके करने के बाद 6 या 7 दिन तक उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। उसमें हमें पहले उसको ऑटोक्लेव करना है कंटामिनेशन के लिए, और लैमिनर एयर फ्लो में भी हमें इनोकुलेट करना चाहिए। Last step is about the mixing and packaging. For mixing of trichoderma, we need 1:3 ratio.
1:3 ratio. 3 ratio is talcum powder. We have to dry it for 6 to 7 days. After that, we have to go for packaging. Packing material, aluminium foil we use, and for that 2 and 4 kg quantity we are using. बिल्कुल। तो आपने ये कुछ स्टेप सुने कि किस तरह से एक जीवाणु को पेड़ की जड़ों से लिया जाता है, लेने के बाद में उसे आलू खिला करके पाला जाता है और उसके बाद उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको जो है वो मल्टीप्लाई इतना हो जाता है कि यहाँ के स्टूडेंट उसको टनों में तैयार कर लेते हैं और किसान उसको अपने जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसके अंदर मिलाकर या जड़ों में डायरेक्ट पौधों के उसे डाल करके अपने पौधों की जड़ों को ताकत देते हैं। और यही ताकत देश को ताकत देती है, यही ताकत देश की एग्रीकल्चर को ताकत देती है और यही ताकत पूरे जो संभावनाएं हैं, जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं। इन्हीं उम्मीदों को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कुछ और एक्सपेरिमेंट, कुछ और इनोवेशन इस हॉर्टिकल्चर कॉलेज के। ट्राइकोडर्मा के बाद हम पहुंचे छात्रों के एक दूसरे लर्निंग पॉइंट पर, जहां छात्र अपने प्रोफेसर की शागिर्दी में प्रोसेसिंग के काम में लगे थे। किसी ने केले और कटहल से आटा तैयार किया तो किसी ने पाइनएप्पल से जैम। आपका कोई फ्रूट है, उसका आपको जैम में कन्वर्ट करना है तो उसका टेक्नोलॉजी भी इधर है। आपके यहाँ पर गन्ने का रस है या आपके यहाँ फ्रूट है, आंधी में गिर गया है या डेंट लग गया है, तो उस फ्रूट का आपको शराब में, वाइन में कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रूट वाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर है। इसके लिए कर्नाटका में तो स्पेशली फ्रूट वाइन, रस से बनने वाला वाइन, इस सब के लिए एक रूलिंग में भी चेंज हो रहा है कि कैसे लोग इसे अपने घर पर भी बना सकें। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ कॉलेज के साइंटिस्ट हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो किस तरह से इस ओवरव्यू को देखते हैं, समझते हैं और कैसे किसानों को समझा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा फ्रूट और वेजिटेबल में 18% तक वेस्ट होता है। उसको वेस्ट को कैसे आप वैल्यू एडिशन बनवा सकता है, उसी में कुछ चीज़ बनवा सकता है, उसी से वो क्या लॉस होता है उसको कम कर सकता है। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो टेक्नोलॉजी है इसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या जो एफपीसी या एफपीओ बने हैं, जो किसानों की कंपनियां बनी हैं, क्या उनको आप ट्रांसफ़र करते हैं, कर सकते हैं? इनका क्या फ़ी वगैरह जो है वो बहुत कॉस्टली है या किस तरह से? ये टेक्नोलॉजी क्या बनवाए, फार्मर्स के लिए बनवा रहे हैं। कुछ एफपीओ अगर आए तो ये टेक्नोलॉजी लेने के लिए उसको कुछ मिनिमम फीस है। एक खास बात ये भी है कि ये लर्न बाय अर्न प्रोग्राम के अंतर्गत भी आता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो सीखते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं और कमाते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप इस सब की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं और कैसे इसको सेल करते हैं और कितना इस सब से कमा लेते हैं? हम इस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अंडर हॉर्टिकल्चर कोर्स के अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि जैम बनाते हैं, जेलीज बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं और उसके साथ वाइन्स, बिस्किट जैसे कि अभी सर ने बोला जैक फ्रूट का सीड का पाउडर का बिस्किट बनाया है हमने। और वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरटीएस भी बनाते हैं। आरटीएस रेडी टू सर्व बेवरेजेस होते हैं, जूसेस होते हैं। तो ये हमको स्टार्टिंग में हमारा ईएलएच कोर्स में हमको स्टार्टिंग आया था ना, तब 20 रुपये का केजी का मिल रहा था। एक स्टैंडर्ड है जो आधा राइप होना है और आधा ऐसे रहना है, कच्चा रहना है। तो ऐसे फ्रूट लाकर जो उसके हम पील करते हैं, पील करके बाद कट करते हैं, कट करके जो पानी में हमें बॉईल करते हैं उसको। पर उसके बाद जो स्टैंडर्ड एक शुगर होना, स्वीट होना चाहिए, तो इसलिए हमें चीनी डालते हैं। तो 1 केजी या 1.5 केजी तो कितने स्वीट आएगा, जितने उसे डाल के जो बॉईल करते हैं ना, बॉईल करके साथ स्टीर करना चाहिए सर। तो कोई कि वो एक रस होता है ना, रस होते से वो बढ़ जाते हैं जी। हाँ, जो सारी टेक्नोलॉजी है ये सब किसानों के लिए है और इन्हें अपने अपने घरों में भी किया जा सकता है। कुछ इस लेवल की भी हैं, कुछ थोड़ा बड़ा लेवल की भी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें इंडस्ट्रियल लेवल पर भी जाती हैं। इस बीच यहाँ की शोध छात्रा प्रतिमा ने हमें फलों से वाइन बनाने का फार्मूला बताया। फ्रूट वाइन की इस बोतल को यहाँ पर 250 रुपये में बेचा जाता है, जबकि मार्केट में इसकी कीमत 900 रुपये तक है।
हमें ये भी बताया गया कि कर्नाटक सरकार होममेड फ्रूट वाइन से कानूनी बंदिशें हटाने जा रही है। ये वाइन बनाने के लिए हमने ब्लैक ग्रेप्स चूज़ किया है जो राइप होते हैं। ब्लैक ग्रेप से फर्स्ट हमने 1 kg ब्लैक ग्रेप को अच्छे तरह क्रश किया। पहले उनका स्टेम सब निकाल के उनको धोने के बाद उसको क्रश किया हमने। क्रश करने के बाद हमने उसमें 1 kg के लिए 1 kg शुगर डाला। उस सबको मिक्स करने के बाद 1 kg के लिए हमने करीब 25 ग्राम्स ईस्ट ड्राई ईस्ट डाला था। उस सबको डालने के बाद 1 लीटर पानी डाला था। सबको डाल के कॉनिकल फ्लास्क में भर के बंद कर दिया, सील करना था अच्छी तरह। उसके बाद एक अल्टरनेट डेज में हमें उसको मिक्स करने के लिए जाना है। ग्रेप के जूस से ज़्यादा उसका जो स्किन होता है उसमें टैनिन कंडेंस होता है स्किन और सीड्स में, जिसकी वजह से हमें वाइन में अच्छा फ्लेवर मिल सकता है और अच्छा कलर भी मिलेगा। सो फ्रूट होना भी अच्छा ही होता है। अगर शुगर केन के रस के बनवाए तो वो ब्रांडी हो जाता है, वो अगेन एक्साइज डिपार्टमेंट पे अंदर आया जाता है, वो वाइन नहीं कह सकता है। एनी फ्रूट का है, एनी फ्रूट वो उसको हमको वो फ्रूट वाला शुगर रहना पड़ता है, उसी को वाइन करता है। उसमें 2 बेवरेजेस है, फर्मेंटेड बेवरेज, अनफर्मेंटेड बेवरेज बोलता है। ये अनफर्मेंटेड बेवरेज है। फ्रूट वाइन के साथ यहाँ के छात्रों ने हमें अपनी बेकरी यूनिट दिखाई जिसमें वो कटहल के बिस्किट बनाते हैं। यहाँ हमें 1 किलो कटहल के आटे से बिस्किट बनाने का तरीका भी सिखाया गया। वो दिन दूर नहीं है जब आपके आसपास की दुकानों पर कटहल का आटा या फिर केले का आटा पैकिंग में बिकना शुरू हो जाएगा। फलों से बनने वाला आटा आपको मिलेगा जो पूरी तरह से हेल्दी होगा। हम तो इसके भी आगे जा रहे हैं। ये जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, जो स्टूडेंट हैं, ये अब ये फलों से बनने वाला जो आटा है, ग्रेन है, इससे किस तरह से प्रोसेस में बेकरी में जाया जा सकता है, इससे बिस्किट बनाया जा सकता है। कटहल फल खाता है, वो क्या बीज रहता है उसको ऐसे वेस्ट करता है। वो कटहल बीज को उसमें बहुत प्रोटीन रहता है, फाइबर रहता है। क्या ये आपका मैदा का आटा रहता है ना, वही के नज़दीक का वो प्रोटीन रहता है और फाइबर रहता है। अगर एक फ्रूट 1 kg हुआ तो 250 ग्राम सीड रहता है, वो सीड ऐसे वेस्ट करता है। उसी सीड को यूज़ करके वो बीज को हम पाउडर बनवा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे अब कि इस आटे से बिस्किट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। मैं आज हम जैकफ्रूट सीड का बिस्किट कैसे बनाएंगे बताएंगे। उसके लिए हमें 1 kg जैकफ्रूट सीड का आटा लिया है। उसके लिए हमें 500 ग्राम शुगर पाउडर चाहिए। उसके साथ 100 ग्राम कस्टर्ड पाउडर और 100 ग्राम मिल्क पाउडर और 600 ग्राम बिस्किट फैट बोलते हैं इसको चाहिए। और एक कार्डमम पाउडर है, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डालते हैं। तो पहले हमें ये बिस्किट फैट को अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा, सॉफ्ट करना पड़ेगा। ये वेज फैट है जिसे बेकरी में इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलो कटहल का आटा है। आपके यहाँ गेहूं का भी आटा हो सकता है, बाजरे का आटा हो सकता है, आपके यहाँ मक्का का आटा हो सकता है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेकरी से वेज फैट ये आपको लेना है और लेकर के इस तरह से उसको मैश कर देना है। अभी हमने बिस्किट फैट को अच्छी तरह स्मैश कर दिया है। क्रीमी जैसे बनाने के बाद इसमें हमें शुगर पाउडर डालना है। ये कितना है? ये 500 ग्राम्स डालना है 1 kg के लिए। ये 600 ग्राम ये बिस्किट फैट था और ये 500 ग्राम 500 ग्राम था। और इसके बाद हमें इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके बाद हमें मिल्क पाउडर 100 ग्राम्स डालना है। इसको भी इसी तरह अच्छी तरह मैश करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें कस्टर्ड पाउडर को इसमें डाल के इसी तरह मैश करना है इसके साथ। हमें एक थोड़ा सा कार्डमम पाउडर डालें, इलायची का पाउडर है, ये फ्लेवर देगा।
बिस्किट को ओवन में 130 डिग्री सेल्सियस में 10 से 15 मिनट तक ओवन में रखेंगे और बेक करेंगे। अभी हमने ओवन को प्री हीट किया हुआ है, 10-15 मिनट हो गए। अब इसको हम इसके अंदर रख देंगे। इसका टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस से 10 to 15 मिनट तक ऐसे ओवन में बेक करने के लिए रखेंगे। 10-15 मिनट हो गए हैं, बिस्किट रेडी हो गए होंगे। अभी हमारा बिस्किट रेडी हो गया है। बिस्किट रेडी हो गया है और गर्म है। इसे थोड़ा ठंडा करके आप जरूर खा सकते हैं। और कटहल का बिस्किट है। आपके घर में बाजरे का आटा होगा, आपके घर में रागी का आटा होगा, आपके घर में कोदू कुटकू का आटा होगा, आपके घर में कुछ और जिस चीज़ का आप बिस्किट बनाना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये बिस्किट टेक्नोलॉजी है। इसी के साथ हमने यहाँ कई प्रोफेसर से बात की जो अपने छात्रों की अलग अलग टीमों के साथ अलग अलग इनोवेटिव काम में लगे हुए हैं। हम आज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन हॉर्टिकल्चर, इसमें हम तरबूज उगा रहे हैं जो कि एक सामान्य किसान भी उगा सकता है। और ये आइस बॉक्स टाइप का है जो बहुत प्रॉफिट कमाने के लिए एक वे बनाता है हमें। और इसकी खासियत है कि ये मोनोशस है और तो ये हाइब्रिड है। और साथ ही बात की हमने यहाँ के डीन डॉक्टर नारायण मावरकर से। 1974 में एस्टैब्लिश हुआ, ये भारत का पहली कॉलेज हॉर्टिकल्चर कॉलेज है ये। और 1991 में ये मूडिगेरे में स्विच ऑन हुआ है। उधर से इधर तक हमें स्टूडेंट्स को इतना ही डेवलप किया है, टेक्नोलॉजिकली साउंड दे आर, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग द प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स। It means they should be competent in a world market so that they can acquire the jobs and even they can provide the jobs rather than seek the jobs. ये 4 बरस का ये डिग्री प्रोग्राम है ना, इसमें लास्ट ईयर फाइनल ईयर में वो स्टूडेंट्स विलेज में रहते हैं। सो विलेज में रहकर वो फार्मर्स का आइडियाज़, सो क्या क्या चाहते हैं ना फार्मर, उसको ये हमारे स्टूडेंट्स देते हैं वो। क्योंकि एक बरस है ना वो रावे प्रोग्राम रहता है, रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस, इधर हॉर्टिकल्चर वर्क एक्सपीरियंस चलता है। वो 6 मंथ में विलेज ही में ही रहते हैं हमारे स्टूडेंट्स। फाइनल ईयर लास्ट सेमेस्टर में एक प्रोग्राम रहता है, स्टूडेंट्स रेडी प्रोग्राम, स्टूडेंट्स READY, ये योजना है, स्टूडेंट्स को रेडी करना है। सो इसका योजना में ऐसा है ना, वो स्टूडेंट्स खुद ही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। वैसा ही उसको हमें ट्रेन अप करके कैसा ये पौधा या नहीं तो ये फ्रूट या नहीं तो ये फ्लावर नहीं तो ये वेजिटेबल कैसा ग्रो करना है, ये सब उसको बताया गया और वही खुद ही ग्रो करके सेल करता है। सो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अर्न वाइल लर्न। आपको लगता है कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की प्रैक्टिस हैं, उन प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा अप्रोच प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा है? ज़्यादा ही ज़्यादा, 80% प्रैक्टिकल ही है, थियरी सिर्फ 20% है। सो हमारा कॉलेज में अभी तक हम नोनी टी टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज किया है। बनाना से हम एक फ्लोर बना रहे हैं, वो कन्नड़ा में बाकाऊक बोलते हैं। सो वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और एक कॉफ़ी लीफ से टी भी बना सकते हैं। सो और हमारा प्रोफेसर्स दे हैव डेवलप्ड सम टेक्नोलॉजीज लाइक वो रेडिश कितना डिस्टेंस में ग्रो करना और कैसा उसका वो बीज प्रसारण करना, वो सभी टेक्नोलॉजीज वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम आवर कॉलेज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और कुल मिलाकर जो हम समझते हैं जब एग्रीकल्चर कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, तो वहाँ पर स्टूडेंट वो किताबी कम होते हैं, ज़मीनी ज़्यादा होते हैं। और एक बात मुझे याद आ रही है, रामचरितमानस में लिखा गया है, सकल पदार्थ हैं जग माही। अगर आप काम करना जानते हैं तो ये जो आपके आसपास धरती है, पेड़ पौधे हैं, जो भी आपको दिख रहा है, ये सब आपका रिसोर्स है। इस रिसोर्स को प्रोसेस करना है। प्रोसेस अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो उसके लिए उसकी मांग, उसका बाजार, ये सब उपलब्ध है और उसके बाद आप तरक्की का आसमान छू सकते हैं।
मुदगेरी के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के बाद हम पहुंचे उडुपी में कर्नाटक के कृषि पंडित शंभू शंकर राव के खेत पर। राव की सबसे बड़ी बात थी उनका आइडिया। दरअसल राव ने पास के शहर में संपर्क किया और वहां की अथॉरिटीज से उनके बायो कचरे को डालने के लिए अपनी जमीन का ऑफर दिया और अपने खेत पर लाकर उसे खाद में तब्दील कर अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाया, इतना कि वो सोना उगलने लगे। दरअसल ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कूड़ा नहीं है, कूड़ा धन है। कूड़ा धन किस लिए है? ये शंभू ने शहर के लोगों को एक गाइड किया, मार्गदर्शन उनका किया कि आपके यहाँ जो कूड़ा निकलता है वो कूड़ा आप सड़क पर मत फेंकिए, वो कूड़ा आप मेरे फार्म पर, मेरे खेत पर ला करके आप डाल दीजिए। यहाँ पर ये कूड़ा डाल दिया जाता है, इसके बाद इसमें कुछ खाद मिलाई जाती है, कुछ वेस्ट बायो डिकम्पोजर मिलाया जाता है, पानी का स्प्रे दिया जाता है और खाद तैयार हो जाता है जो इस 15 एकड़ के ऑर्चिड को मैन्योर की सप्लाई देता है। यही है इसकी खासियत। हम सिटी वेस्ट का इधर इकट्ठा करके उसको वेस्ट डिकम्पोस्ट और पोल्ट्री मैन्योर करके ये कंपोस्ट करके ये हमारा खेत में लगाते हैं। ऐसे हर किसान ने किया तो वेस्ट कम होता है, वेस्ट का यूटिलाइज होता है। आप सिटी का वेस्ट अपने खेत में ले आए, जो बायो वेस्ट था, ये आइडिया आपको कैसे आया, कब आया? ये नियर का ये टेम्पल है, उसका बायो वेस्ट इधर उधर फेंकता रहता है, वो हम इधर लाके इधर कंपोस्ट किया है। ये उन्हीं की गाड़ियां यहाँ तक पहुँचाती हैं कि या आप लेकर आते हैं? उन्हीं पहुँचाते हैं। क्या बात है। जो शहर के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो गाड़ियां लगी हैं, छोटी छोटी गाड़ियां लगी हैं, अगर वो सेग्रीगेशन करके उस कूड़े को किसानों के खेत तक पहुंचाती हैं, वहां अगर उसका मैनेजमेंट इस तरीके से होता है तो कूड़े के ढेर जो दिल्ली के आसपास दिखते हैं, बड़े बड़े महानगरों के पास दिखते हैं, कभी नहीं दिखेंगे। और जो बचा हुआ हार्ड मटेरियल है उसको आसानी से प्रोसेस करके देश की समृद्धि में लगाया जा सकता है। समृद्धि की इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि वो अपने यहाँ का वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। आइए मेरे साथ। दरअसल शंभू के पास हर पेड़ की आर्थिक बैलेंस शीट है जो उन्हें एक सफल किसान बनाती है। वो कोको सीड भी सीधे कंपनी को बेचते हैं। शंभू के खेत बायोडायवर्सिटी का जीता जागता नमूना है। उन्होंने अपने ढलानदार खेतों पर बीच बीच में ट्रेंच बनाए ताकि पानी को रोका जा सके। पानी की एक एक बूंद को किस तरह से सहेजा जाए ये शंभू ने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था और इसीलिए वो कृषि पंडित भी कहे जाते हैं। जैसे मैं नीचे की तरफ आया और यहाँ गिर गया, ऐसे ही सारा पानी भी इन जो ट्रेंच हैं इनमें गिर जाता है और ये ट्रेंच बीच बीच में बने हुए हैं और फिर ये पानी लंबे समय तक भरा रहता है, रिचार्ज होता रहता है और उसका सारा फल पेड़ों को मिलता है और पेड़ फिर वो सारा फल हम यानी लोगों को देते हैं, शंभू को देते हैं। और ये जो सारा का सारा एरिया आप देख रहे हैं ये तालाब है, ठीक है। ये तालाब भी किस तरह से भर जाता है, इसमें कैचमेंट एरिया कितना है ये भी हम आपसे पूछेंगे। एक कैचमेंट एरिया 50 एकड़ तक है इधर का। इधर पानी रेनी सीजन में इधर तक आता है। टोटल 35 फीट डेप्थ होता है। ये कितने दिन चल जाता है? रेनी सीजन तक चल जाते हैं, जून एंड तक। रेनी सीजन से रेनी सीजन तक यानी पूरा साल? पूरा साल। हम इधर एक तालाब किया है, इससे मिट्टी से हम घर को बना है और इधर पानी भी मिला है, उधर मिट्टी भी मिला है। इससे इधर 50 एकड़ तक का पानी इधर इकट्ठा करके हम कृषि में उपयोग करता है।
एक बात और आपको सुनकर आपको ताज्जुब हुआ होगा, करीब 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो शंभू की नहीं है, पड़ोसी किसानों की हैं, उनका पानी भी प्रसाद के रूप में वो अपने तालाब में ले लेते हैं और फिर पूरा साल उससे ये खेती होती है। और इस तरह से ये एक समृद्धि की इमारत और इबारत लिखी जाती है। ये जो खेत है, यहाँ पर कई तरह के मॉडल हैं। यहाँ महोगनी अगर आप देखेंगे तो 1 एकड़ से 50 लाख रुपए की महोगनी लेने का प्रोजेक्ट भी है। तो यहाँ पर मल्टी लेयर फार्मिंग में जो अरेका नट है, वहाँ साल भर में 5 लाख रुपया लेने की इकोनॉमी का भी मॉडल है। आपको देखना है, आपको तय करना है कि आपके क्षेत्र के अनुसार, आपके खेत के अनुसार आप कौन से मॉडल को अडॉप्ट करते हैं।